नमस्कार। आज है दूसरा दिन 25 फरवरी। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज का आपका टारगेट। आई होप आपने कल का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन आपने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो इसलिए मैंने भी इसके बाद से आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आपने मुझे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं अगला अपना टारगेट रखूँगी। आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया आपको कि आप क्या जानना चाहते हो, क्या नहीं जानना चाहते हो। जब आप मुझे बताओगे तभी मैं उस पर आगे बढ़ सकूँगी, ठीक है। तो चलो फिर मैंने ये तो डिसाइड किया कि मैं आपको टारगेट ज़रूर दूँगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। लेना आपकी मर्ज़ी, नहीं लेना आपकी मर्ज़ी, बट मैंने वादा किया है तो मैं आपको टारगेट ज़रूर दूँगी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज सेकेंड डे की। आज मैंने ये कहा था कि मैं आपको जो प्रस्तावना मैंने दिया है संविधान का, उसको मैं इसमें पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आपको प्रस्तावना पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रस्तावना के, वे सभी क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और इसके साथ ही आज 25 फरवरी का दिन भर का आपका टारगेट भी होगा, जिसे आप दिन भर में अचीव करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने कल का टारगेट कंप्लीट किया है या नहीं किया है, या आज का जो टारगेट है उसमें आपको मेरी क्या मदद चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। आप जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आगे का टारगेट देखूंगी। सबसे पहले मैं टॉपिक 1 बताऊं तो वही है करंट अफेयर्स है 25 फरवरी का, आपका ये पहला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक को मंथली कंपाइलेशन जनवरी का आपने 24 को पढ़ा, 25 को पढ़ेंगे, दोबारा आप उसको रिवाइज करेंगे। और रीजनिंग में आज आपका कैलेंडर टॉपिक है। आपने क्लॉक कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। क्लॉक की आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बहुत ही ईजी वे में इसको कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आज के लिए पॉलिटी का 4 टॉपिक, संविधान के स्रोत और विशेषताएं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन प्रियम्बल से थोड़े बड़े हैं, मतलब कि प्रस्तावना से थोड़े से बड़े टॉपिक हैं। आपको इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का कौन सा संविधान का कौन सा भाग कहाँ से, किस देश से लिया गया और इसकी क्या विशेषताएं, इससे जुड़े काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अब 5वां टॉपिक और हमारा सब्जेक्टिव टॉपिक जो है साइंस का, वह है दूसरा टॉपिक रेसे एवं वस्त्र, रेसों से वस्त्रों तक। यह SCERT और NCERT दोनों में ही दिया हुआ है, 6th, 7th और 8th तीनों में है। क्योंकि जो रेसे होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक तो पादप रेसे, जांतौ रेशे मतलब जंतुओं से जो रेसे बनते हैं, जैसे कि रेशम हो गया, ठीक। और अगर हम पादप रेशे की बात करें तो वह हो जाता है कपास, जूट, ठीक। इसी तरह से अगर हम सिंथेटिक या संश्लेषित रेशे की बात करें तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो और इसी में प्लास्टिक भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, इसी रेशे के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो संश्लेषित रेशे हैं जैसे कि नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, तो ये सभी रेशे, जैसे कि जो रेशम है उसी रेशम से रेयान का फॉर्मेशन उसी रेशम जैसा ही होता है, रेयान, ठीक है। तो वो संश्लेषित रेशा हो जाता है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है, लेकिन डिटेल जानने से पहले आपको क्लास 6, 7th, 8th की SCERT और NCERT में से पढ़ लेना होगा। तो अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप मुझे अगर बता देंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ लो। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि जो कल का, अब आज के टारगेट तो मैंने आपको बता दिए, कल जो मैंने आपको टारगेट दिए थे आपने कंप्लीट तो कर ही लिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं संविधान से सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो कि प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं, मतलब कि हमारे प्रस्तावना से जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको हम लेकर आएंगे। तो चलो सुबह की शुरुआत में हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बस इतना सा है, लेकिन इसे 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। इसे इतनी सी लाइन से 25 से 30 क्वेश्चन, और यह आत्मा है हमारे संविधान की। तो इतना सा आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन उससे बहुत बड़ी होती है। तो हमारी जो संविधान है ना, उस संविधान का सब कुछ, उस संविधान की शक्ति, उस संविधान का उद्देश्य, संविधान का जो स्वरूप है, वह सब कुछ निहित है इसी प्रस्तावना में। तो यह क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान का स्वरूप और संविधान के उद्देश्य कहाँ निहित हैं। तो वह सब कुछ कहाँ निहित है, यहाँ प्रस्तावना में। तो चलो हम देख लेते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, संविधान के स्रोत क्या हैं। तो यहाँ जो प्रस्तावना है वह किससे शुरू हो रही है, हम भारत के लोग, यही शब्द भारत के लोग जो संविधान है उसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लें, दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, यह लिया कहाँ से गया। बात आती है ना कि एक प्रस्तावना लिया कहाँ से गया। तो देखो दो चीज़ें हैं, एक है विचार और दूसरा है भाषा। जो प्रस्तावना की का विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भाषा है वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समझ में आया। दो चीज़ें, दो अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। पहला तो यह संविधान की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, सबसे साफ शब्दों में जो दिखाई देता है वो क्वेश्चन ये होता है कि प्रस्तावना संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर देखो, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अगर ये तीनों ही चीज़ें आती हैं कि कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया, तो वह होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित किया गया। आया समझ में। ये तीनों ही तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। अब बात आती है लागू कब किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। दोनों में अंतर समझ में आ गया। पहले दो अलग अलग जगह पे मैंने अंतर बताया। पहला कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसे कहाँ से लिया गया, तो विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, सही। इसे अंगीकृत कब किया गया या अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया या पारित कब किया गया। तो ये सब कुछ कब किया गया था, ये सब कुछ हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और अगर कहा जाए कि इसे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्वरूप की। ठीक, अब तक हमने क्या क्या जान लिया इसमें, कि इसका जो संविधान है उसका स्रोत क्या है, तो उसके स्रोत क्या हैं, भारत के लोग। इसके साथ ही जो ये भारत के लोग यानी हम सब जो हैं, यह संविधान के स्रोत हैं, संविधान की शक्ति हैं। मतलब यह सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है, हमारे लिए। तो इसके स्रोत कौन है, हम हैं। इसकी शक्ति क्या है, हम हैं। और इसका स्वरूप क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिख जाता है इसका स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। मतलब भारत का स्वरूप कैसा होगा, 5 यह विभिन्न बातें लिखी गई हैं भारत के स्वरूप के बारे में। तो भारत का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यहाँ से एक और को, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताती हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हम अपने आंतरिक या बाह्य मामले के सभी निर्णय स्वयं ले सकते हैं। जैसे भारत की जो सरकार है
वह सभी मामलों के निर्णय खुद ले सकती है, किसी और देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंग्लैंड का उस समय राज्य था, हमारे ऊपर उनका शासन था, तो ये हुआ कि हमें उनसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने सभी निर्णय स्वयं लेने के लिए योग्य हैं। ठीक। दूसरा आता है समाजवादी, दूसरा वर्ड है इसमें समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या है, जैसे कि समाजवादी में यहाँ पर जो प्रगति हो वह सबके लिए हो, जो भी प्रगति हो वह सबके लिए हो, यानी जो अर्थव्यवस्था होगी, प्रगति का आधार क्या है, अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मिश्रित होनी चाहिए। उस पर ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकार का अधिकार हो या सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का अधिकार हो, तो इसलिए यह समाजवादी का अर्थ क्या हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। भारत क्या होगा, जो यह राज्य है, गणराज्य जो है, यह पंथ निरपेक्ष है, अर्थात किसी भी पंथ की ओर, मतलब किसी भी धर्म की ओर इसका झुकाव नहीं है, यह सभी धर्मों की ओर से निरपेक्ष है, इसका अपना कोई भी धर्म नहीं है। अगला वर्ड होता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ, यहाँ लोकतंत्र है, मतलब जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या होता है, जहाँ चुनी हुई सरकार हो। गणराज्य का अर्थ भी पूछा जाता है, जहाँ चुनी हुई सरकार हो। चुनी हुई सरकार का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, एक होता है राजतंत्र, यानी कि राजा के बेटा राजा होगा, लेकिन यहाँ पर गणराज्य है, यहाँ पर जो योग्य होगा वही जीतेगा, और वह उसको कैसे जानेंगे हम, चुनाव के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ से अभी ये पहली 2 लाइनों से इतने सारे क्वेश्चन बन गए। अब देखो हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब जो कुछ भी मिलेगा किसको मिलेगा, जो उद्देश्य है वह उद्देश्य किसके लिए है, समस्त नागरिकों के लिए। कौन से समस्त नागरिक, भारत के समस्त नागरिकों के लिए। तो भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनके लिए यह जो है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उद्देश्य है उनके लिए, तो उनके लिए उद्देश्य है न्याय की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समता। ठीक है। और उसके साथ क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है। देखो तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समता। ठीक। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे है, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है। और उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक। तो फर्स्ट थिंग हुई न्याय, पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता, चौथा है व्यक्ति की गरिमा, और पांचवा क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बंधुता। ठीक। तो समस्त नागरिकों को यह 5 उद्देश्य हैं कि यह 5 चीज़ें उन्हें देनी है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय 3 प्रकार के न्याय, यह भी क्वेश्चन में बनता है कि न्याय कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। यह 3 प्रकार के न्याय क्या होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक। ऐसे ही 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक। उसके बाद समता, समता कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। उसके बाद चौथा क्या है, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की जो गरिमा है यही हमारे जो अनुच्छेद 21 है, जहाँ से कि हमारे जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसमें व्यक्ति की गरिमा अनुच्छेद 21 में मिली हुई है हमें। ठीक है। उसके बाद हम करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हमें मिली हुई हैं हमारे संविधान के द्वारा, और यह इसका मूल ढांचा क्या है, जो मूल ढांचा है वह है प्रस्तावना। ठीक। अब देखो इसके बारे में और हम बता दें तो 1960 में, ठीक है, 1960 में जो बेरुवाड़ी संघवाद
ठीक है। बेरुवाड़ी संघवाद का जो निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जैसे कि प्रस्तावना जो पार्ट हैं, जो हमारे अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं, उन अनुच्छेदों के पहले दिया है। तो बेरुवाड़ी संघवाद का जो निर्णय लिया, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 1960 में कि यह संविधान का अंग नहीं है, मतलब भाग नहीं है। तो संविधान का अगर यह अंग नहीं है तो हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जब केशवानंद भारतीय केरलवाद आया तो 1973 में इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो यह प्रस्तावना है, यह क्या है, इसका संशोधन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी का एक भाग है, ठीक है, संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। जबकि पहले 1960 में बेरुवाड़ी संघवाद में उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जब 1973 में उन्होंने केशवानंद भारती केरल राज्यवाद में उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है, उसके ठीक 3 साल बाद 42वां संशोधन किया गया 1976 में, और इसमें जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द इसमें जोड़े गए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। किस संशोधन के द्वारा इसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया, नए शब्द जोड़े गए। या ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक, तो ये सब क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, अच्छा, इसमें बदलाव तो किया जा सकता है, मतलब कि संशोधन हो तो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब मूल ढांचा क्या है, जो यह चीज़ें हैं, जो बातें हैं कि न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये इसका मूल है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और भारत को कैसा बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें कुछ और धनात्मक चीज़ें, जो पॉजिटिव पॉइंट्स को जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जोड़ा सकता जिसको जो निगेटिव क्रिएट करे। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और ये टारगेट आप दिन भर में कंप्लीट कर लेना, और मुझे प्लीज़ बताना, मुझे अच्छा लगता है जान के कि आपने क्या किया। ओके, thank you for watching my video.